जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। हैप्पी दशहरा। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आपके परिवार को। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, खुशियां आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आइए देखते हैं बैंकिंग के पोर्शन बीकॉम में जो हम पढ़ रहे थे, साख का निर्माण। हम पढ़ रहे थे व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण, साख की प्रक्रिया पढ़ चुके थे। साख की सीमाएं पढ़ना है, ठीक ना। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। टॉपिक क्या है? साख निर्माण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन के बारे में सबसे पहली टॉपिक है, समझिएगा। देश में मुद्रा की मात्रा, वैल्यू ऑफ मनी इन द कंट्री। वैल्यू ऑफ मनी इन द कंट्री ये कहता है कि जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो उस दशा में साख का अधिक होगा। साख का निर्माण क्या होगा? अधिक होगा। और जब देश में मुद्रा की मात्रा कम होगी तो उस दशा में साख का निर्माण कम होगा, क्योंकि किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि साख रोकड़ का क्या कहते हैं, साख रोकड़ के आधार पर बनती है। किसी ने कहा है साख, यही लिखते हैं, साख रोकड़ के आधार पर बनती है। मतलब अगर कैश जब होगा तभी आप क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है? देश में मुद्रा की मात्रा। इसमें आपको इतना ही लिखना है। अभी बैंकिंग का जो पोर्शन बीकॉम का है, आपको क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। 12th का इकोनॉमिक्स का भी एक पार्ट है। व्यापारिक बैंकों का कार्य एवं व्यावसायिक साख का निर्माण वहाँ भी है। इंटर वाले भी आपको जो बहुत सहायता करेगा एक क्वेश्चन। तो पहली लिमिटेशन समझ में आया कि क्या है देश में मुद्रा की मात्रा। कि हम पहले जानते हैं कि साख रोकड़ के आधार पर बनती है। मतलब साख का क्रेडिट क्रिएशन तभी होगा जब मेरे पास साख का मनी होगा। जब देश में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो साख का निर्माण अधिक होगा। जब देश में मुद्रा की मात्रा कम होगी तो साख का निर्माण कम होगा। इसके अंतर्गत बस आपको थ्योरिटिकल पार्ट में नहीं लिखना है, बाकी समझने के लिए ये हो गया। अब आइए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा कंडीशन है, दूसरा जो टॉपिक है, नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो हमें पता है कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRR, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। हिंदी में नगद कोष अनुपात या नगद आरक्षण अनुपात भी कहते हैं इसको हम। तो कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है, प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को अपने कुल डिपॉजिट का, जितना उनके पास जमा है, उस जमा का एक निश्चित भाग अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है, ठीक है। उसे ही हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और इसका निर्धारण सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कितना % डिपॉजिट का CRR के रूप में रखने के लिए निर्देशित की है। प्रेजेंट टाइम में यह अनुपात 3% है, बढ़ा घटा भी हमें नहीं पता। तो ये अनुपात में 3% है। तो अगर सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों को नगद आरक्षण अनुपात के रूप में अधिक
पैसा रखने के लिए कह दे, ठीक ना, अर्थात CRR में के रूप में कैश अधिक रिजर्व करना पड़े, तो उस दशा में मेरा साख का निर्माण कम होगा, क्योंकि रिजर्व ज़्यादा रखना होगा तो कैश कम हो जाएगा, और जब कैश कम होगा तो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो पाएगा। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को CRR में कमी करने के लिए कह दे कि मतलब वो अनुपात को घटा दे, तो नगद आरक्षण अनुपात में जो बैलेंस होगा डिपॉजिट का वो कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो अधिक मात्रा में मुद्रा मार्केट में साख के रूप में लाई जा सकती है। तो एक कंडीशन बनता है कि नगद कोष अनुपात ये कहता है कि अगर बैंकों को अपनी भाषा में लिखना हो तो बस हम इतना लिख सकते हैं, अगर बैंक अधिक मात्रा में नगद कोष अनुपात रखेंगे तो उस दशा में साख की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो, जिसको नगद कोष अनुपात कहते हैं, वह कम मात्रा में रखना पड़े बैंकों को कमर्शियल बैंकों को, तो उस दशा में साख की मात्रा अधिक हो जाएगी। बस इसके अंतर्गत आप इतना ही लिख सकते हैं। अब आते हैं अगली टॉपिक। अगला टॉपिक है जनता की नगद मुद्रा की मांग। जनता की नगद मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ कैश मनी बाई पब्लिक। जनता की नगद मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ कैश मनी बाई पब्लिक। अब हमें पता है कि बैंक जो कमर्शियल बैंक है वह जनता के पैसे का ही ट्रांजैक्शन करता है। तो अगर जनता को कैश का अधिक प्रयोग करना पड़े, जनता अगर कैश अधिक प्रयोग करिए, नगद का अधिक प्रयोग कर रही है हर भुगतान के लिए, तो उस दशा में बैंकों को जनता के जमा राशि का अधिक से अधिक भाग जनता को देना पड़ेगा। ठीक, और कैश बैंक के पास रिजर्व नहीं बचेगा ज़्यादा, और जब रिजर्व नहीं बचेगा तो उस दशा में वे साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो साख के निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साख का सृजन कम कर दिया जाएगा। अगर जनता फुटकर खर्चे को छोड़ के कैश को रिजर्व करना जानती है, जमा करना जानती है, अधिक से अधिक समय तक रिजर्व रखना चाहती है, तो उस दशा में छोटे मोटे खर्चे जो होंगे उसके लिए कैश का प्रयोग कर रही है जनता, तो उस दशा में बैंकों के पास रिजर्व के रूप में पैसा अधिक होगा, तो उस दशा में साख का निर्माण अधिक किया जाएगा, अर्थात साख का सृजन अधिक मात्रा में होगा। अर्थात हम इसके मतलब में इतना ही बात लिख सकते हैं कि अगर जनता बैंकों से अधिक से पैसा अपनी जमा राशि का अधिक धनराशि अपने ऊपर खर्च कर रही है, तो उस दशा में साख का सृजन कम होगा, और जनता बैंकों में अधिक से अधिक पैसा जमा कर रही है और फुटकर खर्चे के लिए ही केवल रोकड़ या कैश का प्रयोग कर रही है, तो उस दशा में साख का सृजन अधिक मात्रा में होगा। टॉपिक नंबर 3 समझ लिया आप लोग। टॉपिक 4 कह रहा है, हाँ अगली टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा, बैंक डिपॉजिट विथ द सेंट्रल बैंक। हर कमर्शियल बैंकों को अपने लायबिलिटी दायित्व को सुरक्षित करने के लिए, दायित्व को रक्षित करने के लिए अपने दायित्व का एक निश्चित भाग, ठीक ना, रिजर्व बैंक के पास रिजर्व के कोष के रूप में, रिजर्व के रूप में रखना अनिवार्य होता है, ताकि जब उन्हें अपने दायित्वों का भुगतान करना पड़े तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो।
कुछ डिपॉजिट का एक निश्चित भाग सीआरआर के रूप में अपने पास रखना होता है, और दायित्वों का जो अमाउंट है उनका लायबिलिटी जितनी, उस लायबिलिटी का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास उन्हें रिजर्व रखना होता है। किसको? कमर्शियल बैंक को। समझिएगा टॉपिक क्या कर रहा है। अगर सेंट्रल बैंक कह दे कि आप अपने दायित्वों का अधिक मात्रा में कैश हमारे पास सेंट्रल बैंक के पास जमा करें, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में यह होगा कि जब अधिक मात्रा में कैश रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, तो कमर्शियल बैंकों के पास कैश की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा कैश का। जब कैश शॉर्टेज हो जाएगा तो उस दशा में साख का सृजन कम मात्रा में करेंगे। आया समझ में? अगर इसी का अपोजिट हम लेके चलें, अगर रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ये कह दे कि आप कमर्शियल बैंक अपने दायित्वों का जो रक्षित कोष हमारे पास जमा करते हैं उसका कम भाग ही हमारे पास जमा करें, तो उस दशा में कम पैसा उनको जमा करना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास। सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब कम मात्रा में उनको जमा करना पड़ेगा तो बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास कैश क्या होगा? कम, अधिक हो जाएगा। जब रिजर्व कम जाएगा जमा करने के लिए तो क्या कैश कम बढ़ेगा? जब कैश बढ़ेगा तो उस दशा में वह अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं? साख का सृजन कर सकते हैं, साख का निर्माण कर सकते हैं। आया टॉपिक समझ में? हम इसको बस इतना ही हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। अगर लिखने की बात आ जाए, अगर सेंट्रल बैंक के पास अधिक मात्रा में दायित्व कोष बैंकों, कमर्शियल बैंकों के द्वारा रखा जाता है, तो उस दशा में वह कम मात्रा में साख का सृजन करेंगे। और यदि सेंट्रल बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों के द्वारा कम मात्रा में क्या करते हैं? कम मात्रा में दायित्व कोष रखा जाता है जमा के रूप में, तो उस दशा में अधिक साख का सृजन करेंगे। ठीक ना? अधिक मात्रा में कोष रखने पर कम साख का सृजन, और कम मात्रा में कोष रखने पर अधिक साख का सृजन होगा। इस बात को टॉपिक के अंदर आपको लिखना है। भाषा आपकी है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, हम इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब आते हैं केंद्रीय बैंक की साख संबंधित नीतियाँ। लॉ ऑफ द क्रेडिट, सेंट्रल बैंक के जो क्रेडिट के नियम है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है, केंद्रीय बैंक के पास देश में मुद्रा को प्रभावित की शक्ति होती है। देश में मुद्रा को प्रभावित करने की शक्ति होती है, प्रभावित करने की शक्ति होती है। हमें पता है कि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक के द्वारा ही मुद्रा का क्या कहते हैं, मार्केट में लाया जाता है। मुद्रा को लॉन्च सेंट्रल बैंक के द्वारा ही किया जाता है, और सभी व्यापारिक बैंकों पे नियंत्रण का काम सेंट्रल बैंक का ही होता है। तो अगर केंद्रीय बैंक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दे और कह दे कि मार्केट व्यापारिक बैंकों को अधिक से अधिक सीआरआर रखना है, कैश रिजर्व रेशियो रखना है, हमारे बैंक रिजर्व बैंक में दायित्व कोष को रूप में अधिक से अधिक धन रखना है, उस दशा में तन साख की मात्रा कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अगर इसकी अपोजिट जाते हैं, सीआरआर कम कर दिया जाए और कैश की रिजर्व की मात्रा कम कर दिया जाए, तो उस दशा में कैश अधिक हो जाएगा मार्केट में जिस बैंकों के पास, जिससे साख का निर्माण अधिक होगा। टॉपिक समझ में आया? दूसरा चीज़ है वह बैंकों की साख के संकुचन और
विस्तार की शक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जो बैंकों के व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख के संकुचन मतलब साख को सिकुड़ना या कम करना और विस्तार और साख को बढ़ाने की शक्ति है, जो पावर है बैंकों के पास, व्यापारिक बैंक एक केंद्रीय बैंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसे क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। मतलब व्यापारिक बैंकों पे नियंत्रण क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक का होता है। और केंद्रीय बैंक चाहे तो मुद्रा को कंट्रोल कर देगी, साख अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, या तो साख कुछ ऐसा नियम बना देगी जिससे आपका मुद्रा का संकुचन या विस्तार में क्या कहते हैं, परिवर्तन होने लगेगा। एक काम हमारा केंद्रीय बैंक का है। ठीक, आशा करते हैं साख की सीमाएं आपको समझ में आए होंगे। एक बार आप देख लें इसको। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य, जय माता दी।